एलोट्रॉपी क्या है? देखिए, एलोट्रॉपी को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। क्या आपको इस बात का आइडिया है कि जो हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। एक वो ऑक्सीजन है जो हम हर वक्त इनहेल कर रहे होते हैं, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरी तरफ एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसको अगर हम कॉन्स्टेंटली इनहेल करें तो उसको इनहेल करने से हमारी डेथ भी हो सकती है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अब आप सोच रहे होंगे है तो दोनों ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑक्सीजन वो हमारे लिए फायदेमंद है और उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, और एक ऑक्सीजन ऐसा है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो वो ऑक्सीजन जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? उसको सिंपली हम ऑक्सीजन बोलते हैं। जबकि दूसरा ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जिसको इनहेल करने से कॉन्स्टेंटली हमारी डेथ भी हो सकती है, उस ऑक्सीजन का नाम क्या है? उस ऑक्सीजन को हम ओजोन बोलते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द दो तरह का ऑक्सीजन है, एक O2 और एक O3। ठीक है, O2 इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड O3 इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये जो एक एलिमेंट डिफरेंट शक्लों के अंदर पाया जा रहा है, मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर पाया जा रहा है, बेटा इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? एलोट्रॉपी का नाम देते हैं। एलोट्रॉपी क्या है? कि एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाना, और वो डिफरेंट फॉर्म्स प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होगी। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या होगी, आइए देखते हैं। एलोट्रॉपी बेटा इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ one element in different forms with same physical state is called allotropy। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर पाया जाना, और उन सब फॉर्म्स का बेटा फिजिकल स्टेट सेम रहेगा। फिजिकल स्टेट आपको पता है चार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, तो एक एलिमेंट चाहे जितनी मर्जी फॉर्म्स के अंदर पाया जाए, उन सब फॉर्म्स का फिजिकल स्टेट बेटा सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया है, तो ऑक्सीजन बेटा दो फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, O2 की शक्ल में पाया जाता है और O3 की शक्ल में पाया जाता है। लेकिन दोनों ही बेटा कौन सी स्टेट के अंदर पाए जाते हैं? गैस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन है, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, इसको सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त जा रही है। और ये ओजोन है ये भी ऑक्सीजन ही है, लेकिन ये अगर ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए ये डेंजरस है। इसी तरीके से एक और एलिमेंट को देखें आप, वो एलिमेंट हम ले लेते हैं सल्फर। बेटा सल्फर भी दो फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है, दोनों फॉर्म्स का फॉर्मूला तो सेम है। ठीक है, S8 मॉलिक्यूल की शक्ल में, ये भी S8 मॉलिक्यूल की शक्ल में, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ठीक है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इनका कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ये जो एक एसिड है उसको बोला जाता है रोम्बिक फॉर्म, और दूसरी जो शक्ल है सल्फर की उसको बोला जाता है मोनोक्लिनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक एलिमेंट की, इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। दीज डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोला जाता है इनको। और इस प्रॉपर्टी को, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? एलोट्रॉपी का नाम दिया जाता है। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसमें हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन कितनी फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है? तो बेटा कार्बन जो है ना
वो 3 फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। द फर्स्ट फॉर्म इज डायमंड, ठीक है। द सेकंड फॉर्म इज ग्रेफाइट, ये कार्बन की एक सेकंड फॉर्म है। और द थर्ड फॉर्म इज फुलरीन्स, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स के अंदर कार्बन पाया जाता है। ये तीनों ही कार्बन हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। देखिए ग्रेफाइट ये बड़ा कॉमन है, हम छोटी उम्र से लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेड पेंसिल के अंदर बेटा ग्रेफाइट मौजूद होता है। डायमंड कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, रियलिटी में नहीं देखा तो वीडियोस में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको हाउ नाउ जरूर होगी, ठीक है। फुलरीन्स एक नया टॉपिक है आपके लिए, उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तीनों एलोट्रॉप्स को। तो अभी के लिए आप इसको नोट कर लें, फिर हम 1 बाय 1 कार्बन के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। अच्छा बेटा, अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एलोट्रॉप है कार्बन का, दैट इज डायमंड, ठीक है। डायमंड इज द फर्स्ट एलोट्रॉप। कुछ प्रॉपर्टीज हैं डायमंड की, वो जरा देख लेते हैं कि डायमंड एक तो शाइनी होता है, ठीक है। इसको हार्डेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है, और इट इज हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जल्दी मेल्ट नहीं होता। ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4500 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ इससे इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो 3 प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको डायमंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, तो याद रखना है आपने कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जरा इसको कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि डायमंड में आपको क्या नजर आएगा। डायमंड में आपको ये वाला स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा। डायमंड के स्ट्रक्चर में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे नजर आएगी कि दरमियान में सेंटर में एक कार्बन होगा, और इस कार्बन के अराउंड ये कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। दरमियान में एक कार्बन है और वो 4 कार्बन अलग कार्बन एटम्स के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। और याद रखना है, ये जो कार्बन एटम्स इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये खास एंगल पर बॉन्ड बनाएंगे, और वो एंगल कौन सा होगा, 109.5 डिग्री। इस एंगल पर जब एक सेंट्रल कार्बन के अराउंड 4 अलग कार्बन एटम्स जुड़ेंगे, तो उससे जो स्ट्रक्चर वजूद में आएगा बेटा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, और हेड्रल का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि इस स्ट्रक्चर में भी आपको 4 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर्स। और वो 4 कॉर्नर्स उनका एक कॉमन सेंटर है, और उस कॉमन सेंटर के साथ उन्होंने कितने का एंगल बनाया हुआ है, 109.5 डिग्री का। अब इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और ये डायमंड के स्ट्रक्चर में आपको थ्रू आउट नजर आएगी, ठीक है। डायमंड का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। उस 3D स्ट्रक्चर में आपको ये टेट्राहेड्रल शेप बहुत ज्यादा रिपीट होती हुई नजर आएगी, और उससे पूरा एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बेटा किसका होगा, डायमंड का होगा, ठीक है। अब ये जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से कार्बन, ये जो डायमंड है, ये हार्डेस्ट मटेरियल भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये हाईली स्टेबल भी होता है, यानी कि इसको मेल्ट करने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ेगा, अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस टू 4500 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से और इतने बड़े नेटवर्क की वजह से कार्बन, जो डायमंड है, ये एक हार्डेस्ट मटेरियल कंसिडर किया जाता है और हाईली स्टेबल होता है।
और आखिरी जो चीज है वो क्या है कि ये डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है। क्यों शाइनी होता है, इसके शाइन करने की रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि डायमंड के अंदर जब बेटा लाइट जाती है ना, तो लाइट एक तो बहुत ज्यादा बेंड होती है, और बेंड होने के साथ साथ इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं लाइट की, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बेंडिंग की वजह से और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से जो लाइट है वो डायमंड के अंदर ही रहती है और बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिस वजह से डायमंड जो है वो आपको कैसा लगता है, शाइनी लगता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड, ठीक है। इसकी एक दो बातें और भी हैं, लेकिन चले वो भी मैं बता देता हूं कि जो डायमंड है इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें से करंट पास आउट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से डायमंड में से बच्चों इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट एलोट्रॉप, इसको नोट कर लें। हम सेकंड एलोट्रॉप की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे, विच इज ग्रेफाइट। सेकंड एलोट्रॉप इज ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट जो है बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जो ग्रेफाइट है इट इज डल, डल का मतलब नॉट शाइनी, ठीक है। इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो 2D होता है, 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि लेयर्ड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट में कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। इसको एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। आपने फिजिक्स में लाजमी फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट की कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, ठीक है। और डायमंड से ये कम स्टेबल होता है, मतलब डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल है ना, तो ये डायमंड से थोड़ा कम स्टेबल होता है। हमने बेसिकली इसके इस स्ट्रक्चर को समझना है, इसका 2D स्ट्रक्चर। तो इसका पहली तो बात है, स्ट्रक्चर होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है बेटा? इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना तो आपको हेक्सागोनल ज्योमेट्री नजर आएगी। अभी हमने डायमंड का पढ़ा, उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको नजर आई थी, यहां पर आपको हेक्सागोनल ज्योमेट्री नजर आएगी। अब हेक्सागोनल ज्योमेट्री क्या होती है? हेक्सागोनल ज्योमेट्री में ये होगा कि आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। ये जो शेप है, ये वाली जरा गौर कीजिएगा, ये जो शेप है बेटा, इस शेप को हेक्सागोनल शेप बोला जाएगा। दिस इज हेक्सागोन। हेक्सागोनल का मतलब, हेक्सा का मतलब होता है 6, ठीक है। हेक्सा का मतलब है 6 और गोनल का मतलब कॉर्नर्स। तो अगर आप देखो तो ये जो ज्योमेट्री आपके सामने है इसमें 6 कॉर्नर्स हैं। देखें कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स, ठीक है। और सभी कॉर्नर्स पर क्या मौजूद है? कार्बन एटम्स मौजूद है, ठीक है। अब होता यह है कि उसका स्ट्रक्चर तो डायमंड का तो 3D था, इसका स्ट्रक्चर होता है 2D और लेयर। इसी तरीके से एक और हेक्सागोनल रिंग इसके नीचे होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से समझाऊंगा कि फर्ज कर लें कि ये है एक हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, इसके ऊपर एक और हेक्सागोनल ज्योमेट्री होगी, इसके ऊपर एक और हेक्सागोनल ज्योमेट्री, फिर इसके ऊपर हेक्सागोनल, मतलब इस तरीके से कार्बन एटम्स हेक्सागोनल रिंग्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा ग्रेफाइट का, ठीक है। और
इस वजह से कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है चूंकि 2D होता है, इसलिए इनकी जो लेयर्स होंगी, ठीक है, लेयर्स के दरमियान वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेयर्स के दरमियान मतलब अगर मैं आपके सामने एक दूसरी लेयर बनाऊं यहां पर नीचे, ठीक है, जरा यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आपको नजर आ जाए कि अगर मैं यहां दूसरी लेयर एक बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ हेक्सागोन एंड दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ हेक्सागोन, ठीक है। अब ये जो दो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बेटा बहुत वीक होती हैं, तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है इट इज लेस स्टेबल देन डायमंड, ठीक है। हाउएवर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेफाइट। और एक जो चीज है कि ये डल होता है, शाइनी नहीं होता, क्योंकि जब ग्रेफाइट में लाइट जाती है ना, तो ये जो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स है ना, ये अपने इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से आने वाली लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे डोंट रिफ्लेक्ट लाइट, जिसकी वजह से आपको ग्रेफाइट कैसा नजर आता है, तो डल नजर आता है। इसके अलावा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यस, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बेटा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेयर्स के अंदर घूमते रहते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर में, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है। So this is the second allotrope of carbon. Now we will move towards the last allotrope of carbon, which is fullerene. तो बेटा अब हम लास्ट एलोट्रॉप को डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट एलोट्रॉप कौन सा है, फुलरीन्स भी इनको बोलते हैं, बकमिनिस्टर फुलरीन्स भी बोलते हैं। ये बकमिनिस्टर साइंटिस्ट का नेम है जिसने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने नहीं बनाऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, पिंजरे की तरह का स्ट्रक्चर है, या इसको आप फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के रिंग्स नजर आएंगे, हेक्सागोनल रिंग्स नजर आएंगे और पेंटागोनल रिंग्स नजर आएंगे। जैसे आपने फुटबॉल को देखा होगा तो फुटबॉल में भी हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं। तो इसी तरीके से फुलरीन्स के स्ट्रक्चर में भी आपको कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट नजर आएगी। देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स, ठीक है। अब फुलरीन्स जो हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो यहां पर आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फुलरीन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फुलरीन्स, ठीक है। तो बेसिकली पहले बात करें अगर, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज लाइक, या उसको फुटबॉल लाइक भी बोल सकते हैं, फुटबॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स की शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब फुलरीन्स कई तरह की होती हैं। फुलरीन्स आपको कार्बन 60 वाली भी मिल जाएगी, कार्बन 74 वाली भी, कार्बन 80 वाली भी, एटसेट्रा, ठीक है। ये कार्बन 60 का मतलब क्या है, कार्बन 60 का मतलब ये है कि इस फुलरीन के अंदर टोटल कार्बन कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन होंगे, और वो 60 कार्बन किस फॉर्म में अरेंज होंगे, हेक्सागोनल रिंग्स की शक्ल में और पेंटागोनल रिंग्स की शक्ल में अरेंज होते हैं।
अगर मैं इस कार्बन 60 वाले फ्लोरीन की बात करूं तो इसमें अगर हेक्सागोनल रिंग्स की बात की जाए तो हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं बटा 20। और अगर मैं बात करूं पेंटागोनल रिंग्स की, ठीक है, तो पेंटागोनल रिंग्स आई थिंक सो होते हैं 12, ठीक है। अब हेक्सागोनल रिंग कैसा होता है ये भी हमने ड्रॉ किया ग्रेफाइट वाला, जरा गौर करें, ऐसा होता है आपका हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। और पेंटागोनल रिंग कैसा होगा, वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा। दिस इज पेंटागोनल रिंग एंड दिस इज हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यही पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो आपको फुटबॉल में भी नजर आते हैं, तो इसलिए इनके स्ट्रक्चर को एक सिमिली दी जाती है किसके साथ, फुटबॉल के साथ, ठीक है। तो ये कार्बन 60 वाला जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में भी इसी की बात की गई है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए कार्बन 60 वाले की या ओवरऑल फ्लोरीन्स की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास आउट हो जाता है, इसका मतलब इनके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अच्छी कंडक्टिविटी की वजह से इनको सोलर सेल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर ये जो आजकल सोलर सेल्स चले में इनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इस वजह से। तीसरी चीज, ये भी डायमंड की तरह हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इतने डायमंड से अगर कंपैरिजन किया जाए तो डायमंड से तो लेस स्टेबल है, लेकिन ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इधर, ये भी इनके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से जो फ्लोरीन्स हैं ये भी काफी हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोरीन्स एंड एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।